नमस्कार दोस्तों। तो चाइना का विक्ट्री परेड के ऊपर हर तरीके से हर जो एंगल था उसको हमने कवर कर लिया था, लेकिन एक नया एंगल जो है वो उसको कवर करना बहुत ज़रूरी था। द कवरेज ऑफ द वेस्टर्न मीडिया, रेस्ट ऑफ द मीडिया, चाइना का विक्ट्री परेड उसने क्या किया, जियो पॉलिटिकली क्या किया, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अपने वीडियोस में वेस्टर्न मीडिया को अलग तरीके से एड्रेस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने देखा भी इस चीज़ को, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ़र्क है वेस्टर्न मीडिया और रेस्ट ऑफ द मीडिया में। वेस्टर्न मीडिया एक प्रोपोगेंडा के तहत चलता है। चाहे आप रूटर्स पढ़िए, आप वॉशिंगटन पोस्ट पढ़िए, आप गार्जियन पढ़िए, बुरा ज़रूर लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो एक चीज़ को अपने प्रोपोगेंडा से, उनके अंदर, उनके मन में सेट प्रिंसिपल से बहुत न्यूट्रल रह के वो चीज़ों को नहीं कवर करते हैं। तो वो अपने सेट प्रोपोगेंडा के हिसाब से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं और वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ऑल्दो पूरी तरीके से अगर आप देखो तो पूरी तरीके से प्रोपोगेंडा है ये, क्या सच में ऐसा है? तो ऐसा सच में नहीं है, लेकिन बहुत सारी न्यूज़ जो रहेंगी जो एशिया स्पेसिफिक, जैसे अभी इंडिया से यूएस के प्रॉब्लम खटपट हो गई, तो आप देखिए कि इंडिया को टारगेट कर रहे हैं पूरी तरीके से। रूटर्स वाले हो गए, ये लोग हो गए, गार्जियन वाले, सब पूरा टारगेट कर रहे हैं। चाइना को हमेशा से टारगेट करते आए हैं, मतलब शुरू से ये चीज़ रही है। तो इसीलिए मैंने उसको वेस्टर्न मीडिया कह करके बोलना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर वेस्टर्न मीडिया का एक एंगल सामने आया जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। वेस्टर्न मीडिया ने यहाँ पर चाइना के ऊपर सबसे पहले जी जिनपिंग को एक तरीके से पूरा डिक्टेटर के तौर पर दिखाया कि जी जिनपिंग जो है वो अब टोटली चाइना के इंचार्ज हो चुके हैं और जी जिनपिंग जो है वो अब कहीं नहीं जाने वाले। वो 150 साल वाली जो पूरी एक डिबेट चली थी, हमने कवर भी किया था, तो उस डिबेट को उन्होंने बहुत प्रमुखता से उसको सेंटर स्टेज बना करके उसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा कि जी जिनपिंग किस तरीके से अब चाइना का डिक्टेटर है। जैसे किम जोंग उन है वैसे जी जिनपिंग है, जैसे पुतिन है वैसे जी जिनपिंग है, अब डिक्टेटर हो चुके हैं लोग। अब बहुत धन्य भाग हुए हमारे कि भाई रूटर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के वही चीज़, सेम चीज़ नहीं छापी। हो सकता है उनके ऊपर भी आर्टिकल आ जाए आने वाले समय में। खैर, जी जिनपिंग को यहाँ पर उन्होंने डिक्टेटर बताया है। अब क्या मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से नकार सकता हूँ? तो नहीं नकार सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें आप कह सकते हो कि जी जिनपिंग ने पूरी तरीके से पावर अपने हैंड में सीज करने की कोशिश करी। उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाली बहुत ज़रूरी इस चीज़ की है कि ये जो पूरा विक्ट्री परेड हुआ है, इससे चाइना में एक्चुअली क्या हुआ है। जो रूटर्स ने कवर किया उससे इतर हट के हम थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल चाइनीज़ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हुआ क्या है, क्या बहुत बड़ा चेंज आया है इस विक्ट्री परेड के बाद। देखिए, क्या है कि इन लोगों का तो जो प्रोपोगेंडा चलता है, लेकिन हमें थोड़ा सा न्यूट्रल रह करके इस चीज़ को समझनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं कि अब चाइना से हमारी दोस्ती हो गई है, चाइना से हम बातचीत करें तो हम एकदम चाइना को एकदम दोस्त की तरह अपने घर में घुसा लें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना चाहिए और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हमारा काम है सिर्फ न्यूट्रली रह करके सारी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करना। बाकी आपको है कि आप उसको कैसे लेते हो। तो इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि चाइना में बड़ा पॉलिटिकल चेंज क्या हुआ है और इस चीज़ से जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और ट्रंप से एक जो बड़ी मिस्टेक सारे डिप्लोमेट्स कहते हैं वो एक्चुअल मिस्टेक क्या है। तो उसको डिटेल में समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि कल टीचर्स डे था और टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आपको अनअकैडमी ने सबसे बड़ा ऑफर दिया था। आप अनअकैडमी के फाउंडेशन कोर्स को सिर्फ 17,999 में अवेल कर सकते थे। प्लस उसके साथ आपको यहाँ पर 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इस ऑफर को एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। इस ऑफर को आप आज भी अवेल कर सकते हो। तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस बैच में आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। क्वालिटी का कोई फिर दिक्कत है ही नहीं। इंडिया के सबसे वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ फॉर द यूपीएससी सीएससी आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये बैच आपके काफ़ी काम आने वाला है। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो इसमें रूटर्स से इधर हट करके हम डिस्कशन कर रहे हैं। रूटर्स ने जो छापा है उस चीज़ को थोड़ा सेंटर में, केंद्र में रख करके हम समझने के प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चाइना का विक्ट्री परेड हुआ वो हुआ 2015 के अंदर, और 2015 में जो ये चाइना का विक्ट्री परेड हुआ था उस समय पर जी जिनपिंग को देखा गया था। देखिए, 2015 के जी जिनपिंग और आज के जी जिनपिंग में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस टाइम के जी जिनपिंग जो है वो अपने साथ उस पूरे परेड में देखा गया अपने सीनियर्स को लेकर के बैठे हुए थे। उस परेड में उनके प्रीडिसेसर्स जो थे, जो पहले लीडर्स थे, उनको उन्होंने अपने साथ रखा हुआ था। और ये चीज़ दिखाता है कि वो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते थे, वो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट में उनको साथ रखते थे, और वो ये भी दिखाते कि लीडरशिप कैसे कंटिन्यू होगी। तो जी जिनपिंग भी कोई बहुत डिक्टेटर टाइप के लीडर नहीं है। ऑल्दो चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो लीडरशिप जो है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा, वो कंटिन्यू होता रहेगा, क्योंकि उनकी प्रीडिसेसर्स फिर उनके ऐसे करके वो पूरा कंटिन्यू होगा।
लेकिन ऐसा चाइना में हुआ नहीं, और ऐसा चाइना में होने दिया गया नहीं। हो सकता था, बहुत बार हो सकता था, लेकिन ऐसा चाइना में हुआ नहीं। जैसे इंडिया का आप अगर पॉलिटिकल वो देखो, किसी भी देश में ऐसा होता है कि जब बहुत लंबे समय तक कोई भी नेता रहता है तो उसके खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसकी पॉपुलैरिटी में गिरावट आती है, उम्र ज़्यादा हो जाती है और दुनिया भर की चीज़ें, फिर वो लेस एक्टिव होने लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब भारत की पॉलिटिक्स में आप देख लीजिए कि जैसे आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए, 19 में उनको और ज़्यादा सीटें आई और बड़ी बहुमत से वो आए, और उसके बाद 2024 में भी जो लेटेस्ट चुनाव हुए उसमें सीटें घट गई। तो क्यों घटी? तो एंटी इनकम्बेंसी और दुनिया भर की चीज़ें जो उनके खिलाफ काम कर रही थी, तो ऑब्वियसली वो घटेंगी, किसी भी डेमोक्रेसी में होता है। लेकिन चाइना में इसका बिल्कुल उलट हुआ। चाइना में वो ताकत जो है वो एक तरफ से शुरू हुई और वो एकदम बढ़ते 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 वो प्रोग्रेशन में बढ़ते चली गई और एकदम ऑल पावरफुल, अल्टीमेट पावरफुल शी जिनपिंग हो गए। कुछ कारण की वजह से वो ऑल पावरफुल हुए, उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन शुरुआत में जब भी कोई लीडर आता है वो हमेशा इस चीज़ को करने की कोशिश करता है कि वो अपने प्रेडिसेसर्स को अपने साथ रखता है, वो दिखाता है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर भी होता है, क्योंकि भाई पहले पार्टी ने उस आदमी को सबसे आगे किया था, उस आदमी के नाम पर सारे वोट हैं, तो उसको आपको ट्रांसफ़र भी कराना है अपनी तरफ, फिर तो आप अपना नया वोट बैंक बनाओगे। तो उसको ट्रांसफ़र कैसे कराओगे? जब आप उनको अपने साथ रखोगे, उनकी रिस्पेक्ट करोगे, तो लोगों को लगेगा हाँ चलो अब इनके बाद यही हैं। तो नहीं होता है कि बाप हैं अब उनके बाद उनके बेटे बिजनेस संभालेंगे, ऐसा करके पॉलिटिक्स में भी होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस को चीफ बनाना था अपना, उन्होंने गांधी फैमिली से किसी को नहीं बनाया, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना दिया। सीनियर लीडर थे कांग्रेस, मतलब गांधी फैमिली के हैंड में भी रहते और दुनिया भर की ये सब बातें थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखो कि ये लोग आशीर्वाद लेने आडवाणी जी के पास चले जाते हैं। तो हर मतलब पॉलिटिक्स में ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो पहले शी जिनपिंग ने वही किया, एकदम वैसे ही अपने प्रेडिसेसर्स को साथ रखा, कंटिन्यूएशन दिखाया, वो ट्रांसफ़र किया। और धीरे धीरे जो लोग बहुत राइजिंग, बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे थे चाइना की पॉलिटिक्स में, उनको साइडलाइन किया। बड़े नामों में अगर हम उस समय की बात करें तो शी जिनपिंग ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, टाइगर्स एंड फ्लाइज कैंपेन कहते हैं, 2012 में। ये एक तरीके से करप्शन को टारगेट करने के लिए उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया था। बट इस कैंपेन की मदद से उन्होंने बहुत सारे राइजिंग स्टार्स, चाइना की पॉलिटिक्स के राइजिंग स्टार्स को साइडलाइन कर दिया, एक झटके में किनारा लगा दिया। इसमें बो जिलाई जो कि फॉर्मर पॉलिट ब्यूरो मेंबर थे, उनको एक राइजिंग स्टार थे, उनको साइडलाइन किया। उसके बाद जोउ योंगकांग का नाम आता है, बड़े मतलब लीडर, बड़ा मेंबर, और कहा जाता था कि एक तरीके से सक्सेसर मतलब हो सकते हैं, और दुनिया भर की चीज़ें कही जाती थी, काफ़ी पॉपुलैरिटी थी, उनको गायब करा दिया। आपने जैक मा के बारे में सुना होगा कि जैक मा एकदम से चाइना के पूरे लैंडस्केप से गायब हो गया अचानक से रातों रात। तो जैक मा की पॉपुलैरिटी, क्योंकि चाइना और चाइना का बाहर जो चाइनीज़ डायस्पोरा था उनके बीच में बहुत ज़्यादा थी, तो वो चीज़ आपको देखने को मिली। और इस तरीके से करते करते शी जिनपिंग ने पावर को सीज किया। लेकिन सबसे जो बुरी बात थी, जो सबसे ह्यूमिलेटिंग चीज़ हुई चाइना की पॉलिटिक्स के अंदर, वो हुई हू जिनताओ के साथ, जिनकी तस्वीर आपको यहाँ पर दिख रही है। ये लीडर आपने देखा भी होगा, काफ़ी फेमस वो वीडियो है जहाँ पर कुछ लोग आते हैं, हू जिनताओ को उठाते हैं, 2022 की बात थी, और लेकर के असेंबली के बाहर चले जाते हैं, ज़बरदस्ती इनको लेकर के जाते हैं। काफ़ी बूढ़े हू जिनताओ जाना नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती इनको ले जाया जाता है, और शी जिनपिंग का उसके पीछे हाथ था। हू जिनताओ कौन है? तो हू जिनताओ शी जिनपिंग के प्रेडिसेसर थे, यानी कि शी जिनपिंग के सीनियर, जिनको वो सीनियर की तरह मानते थे। और जो पहला विक्ट्री परेड की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये उनके साथ थे, हू जिनताओ। तो हू जिनताओ के साथ सबसे ह्यूमिलेटिंग चीज़ हुई 2022 में, क्योंकि कहा जा रहा था कि हू जिनताओ जो है वो शी जिनपिंग के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं धीरे धीरे, अंदर नहीं अंदर, और इंट्रा पार्टी जो दिक्कतें हैं वो चल रही हैं पार्टी के अंदर, और जिनताओ को लोग ज़्यादा अच्छा लीडर मानते हैं, और हो सकता है वो चैलेंज करते शी जिनपिंग को। तो इसलिए 2022 में 20th पार्टी कांग्रेस चल रहा था, जब हू जिनताओ को कुछ लोग आकर के उठा करके बाहर लेके चले जाते हैं, और उसके बाद वो पूरी पॉलिटिक्स से गायब हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा ह्यूमिलेशन देखा गया। दूसरा बड़ी चीज़ हुई चाइना के पॉलिटिक्स के अंदर, वो सुन जेंगजाई, जो कि एक तरीके से शी जिनपिंग के बड़े करीबी थे, और लोग उनको उनके सक्सेसर की तरह देखते थे। लेकिन 2017 में उनके ऊपर अचानक से करप्शन के चार्ज लगते हैं, शी जिनपिंग के जानने में करप्शन के चार्ज लगते हैं, और वो पॉलिटिक्स से एक बार फिर से गायब हो जाते हैं। अब ये सब करके उन्होंने पावर सीज कर लिया, और उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, चाइना की ग्रोथ भी हो रही थी, लेकिन सब कुछ अच्छा तो हो नहीं सकता है। प्रॉब्लम शुरू होती है कोविड के बाद, कोविड के थोड़े ज़्यादा टाइम बाद। चाइना का जो इकोनॉमिक, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी जब होती है तो उसके पूरे साइकिल में 1-2 साल 2.5 साल इम्पैक्ट दिखने में लग ही जाता है। तो कोविड के 1-1.5 साल में आप कह लो कि चाइना ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, चाइना की इकोनॉमी ने, और वो स्लो होती चली गई। तो चाइना की जो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो शी जिनपिंग के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनती गई,
और चाइना के लोगों के बीच में, चाइना के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस चीज़ की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। इस चीज़ के बारे में लोगों ने बात करना शुरू कर दिया था, जी जिनपिंग की पावर को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। और अब कहा जा रहा था कि हो सकता है जी जिनपिंग को उतरना पड़ जाए, अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाए, क्योंकि ये चीज़ बढ़ते चली जा रही थी। प्रोटेस्ट और लोग जो है खुल करके तो नहीं, लेकिन अंदर खाने इस बात को कर रहे थे कि जी जिनपिंग अब इनकेपेबल हो गए हैं, 75 साल की उम्र हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, अब सक्सेसर ढूंढना चाहिए। और ये सारी चीज़ें चल रही थी। ये सारी चीज़ें अभी चल ही रही थी। चाइना के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव की जो सुगबुगाहट है वो चल रही थी। तभी तक डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं पावर में यूएस के अंदर, और यहाँ से जी जिनपिंग को एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता है। ट्रंप जब आते हैं, ट्रंप बेवकूफ़ी करते हैं, और इसीलिए सारे यूएस डिप्लोमैट्स मानते हैं कि ट्रंप ने जो बेवकूफ़ी की है ना, टैरिफ लगा करके, इंडिया से पंगा लेके, रशिया से पंगा डायरेक्ट लेकर के, और भी बाकी कंट्री से पंगा लेकर के, ट्रंप ने जी जिनपिंग को एक मौका दे दिया। ये मौका कैसे है समझते हैं। तो ट्रंप ने जब इन सारी कंट्रीज से पंगा लिया तो जी जिनपिंग को उसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि अब अगर हम इन सारी कंट्रीज़ को एक साथ ला करके एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दें और हम लार्जर देन लाइफ इवेंट्स कर दें, तो लोगों के बीच में ये पूरा मैसेज चला जाएगा कि जी जिनपिंग आज भी उतना ही ताकतवर है। वही एग्जैक्टली सेम चीज़ उन्होंने की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पूरा डिप्लोमेटिक क्लाउट जो है वो खड़ा किया। उन्होंने एक पूरा लार्जर देन लाइफ इवेंट्स जो है वो चाइना के अंदर किए। चाइना के विक्ट्री परेड को आप ले लीजिए, चाइना में एससीओ समिट ले लीजिए आप, बहुत इतनी बात, इतना मीडिया कवरेज कभी नहीं हुआ था इसका। क्यों किया? उन्होंने ऐसा किया कि प्रधानमंत्री मोदी, जी जिनपिंग, पुतिन, किम जोंग उन जैसे सारे लीडर्स को, चाहे आप अर्डोगन की बात कर लीजिए, चाहे आप बाकी भी लीडर्स की बात कर लीजिए, सबको उन्होंने बुला करके एक स्टेज पर खड़ा किया और एक एंटी यूएस ब्लॉक बनाया। एंटी यूएस, अब देखिए चाइनीज़ पीपल या मोस्ट ऑफ दी साउथ ईस्ट एशियन पीपल आप देखोगे तो दे डोंट लाइक यूएस, और इसकी प्रॉब्लम रही है, एज ओल्ड प्रॉब्लम रही है। चाहे आप यूएस की बात करो, चाहे आप ब्रिटेन की बात करो, ये उनको पसंद नहीं करते। भले वर्ल्ड वॉर 2 में साथ दिया हो, लेकिन उनको पसंद नहीं करते ये। तो दे डिस्पाइस यूएस एंड ब्रिटेन, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा रेसिस्ट होते हैं, इसलिए उनको पसंद नहीं करते। और इससे प्रॉब्लम जो है वो आपको, चाइना आप जाओगे आपको वहाँ पे इंसानों की मतलब अंदर दिख जाएगा ये चीज़। और उन्होंने जब ये लार्जर देन लाइफ इवेंट्स किए और उसका जब मीडिया कवरेज भी हुआ, तो जो वो चाहते थे वो हुआ। लोगों का जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स पे, जो पूरा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ पर अटेंशन था, उसको उन्होंने आने वाले 1 आध साल के लिए डेविएट कर दिया इंटरनेशनल उसके ऊपर, जियोपॉलिटिकल बातचीत के ऊपर। और ये जैसे डेविएट हुआ, यहाँ से जी जिनपिंग को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो चुका। तो पहली चीज़ तो जो ट्रंप ने गलती की वो यही की, जी जिनपिंग को एक मौका दिया। और इसीलिए सारे डिप्लोमेट्स कह रहे हैं कि आपने एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनवा दिया, और एक ऐसे आदमी को आपने फिर से स्थापित कर दिया जिसकी सत्ता खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट चाइना के अंदर। और इसीलिए वहाँ से बात शुरू होती है, और इस चीज़ को और ज़्यादा केंद्र में ये चीज़ तय हो जाती है जब वो 150 साल वाली बात जो पुतिन और जी जिनपिंग कर रहे थे, ये चीज़ सामने आ जाती है कि ये लोग कुछ 150 साल तक क्या आदमी जिंदा रह सकता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इसके ऊपर बात कर रहे थे। तो कहा जाता हो सकता है जी जिनपिंग अपने बारे में बात कर रहे हो कि भाई मैं तो 75 साल का ही हूँ, अभी तो मैं 70 साल और राज करूँगा यहाँ पर, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी हो जाते हैं, 150 साल तक आप राज भी कर सकते हैं, ये सारी बातें हैं। तो मतलब जी जिनपिंग अभी सत्ता तो नहीं छोड़ने वाले हैं। पहला काम तो उन्होंने इससे कर लिया। और दूसरी चीज़, उन्होंने और ज़्यादा अपनी ताकत को तब स्थापित किया, ये पूरा डायग्राम को देखिए, समझिएगा। 2025, 2019 और 2015 ये तीनों विक्ट्री परेड, नेशनल डे परेड और विक्ट्री परेड 15 में हुआ था, 19 में हुआ था, 25 में हुआ था। इस तीनों का डायग्राम है। इसमें पूरा दिखाया गया कि कैसे क्या क्या चीज़ें दिखाई गई पूरे प्रोग्राम के अंदर। पूरे प्रोग्राम में किस तरीके से, कितने फॉर्मेशन से, कितना ज़्यादा क्या चीज़ पर फोकस किया गया। तो अगर आप देखो तो ये हरा वाला टैंक है, आर्मर्ड व्हीकल्स है, ये वायलेट वाला आर्टिलरी है, ऑरेंज मिसाइल, रेड बैलिस्टिक मिसाइल, आईसीबीएम्स, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स एंड अदर वेपन्स। अब अगर आप 2015 में देखो तो जो पूरा विक्ट्री परेड शुरू हुआ वो छोटा, उतना बड़ा स्पेक्टिकल नहीं था। उसको टैंक से शुरू किया, फिर आर्मर्ड व्हीकल्स आ गई, फिर उसमें मिसाइल्स आ गई, और उसके बाद यहाँ पर कहीं सबसे लास्ट में जाकर के एयरक्राफ्ट्स दिखाए उन्होंने, और एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा दिखाए थे उन्होंने। लेकिन आप देखो ये अदर व्हीकल्स जो है, ये अदर व्हीकल्स एंड वेपन्स है, इसमें टेक, जितनी टेक आ जाता है वो यहीं पर आता है, उसको कम दिखाया। ड्रोन तो एकदम बिल्कुल नदारत था उस समय चाइना के पास, तो उसको बहुत कम दिखाया, उसका शो उतना बड़ा नहीं हुआ। 2019 में आई तो थोड़ा सा इंक्रीज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ड्रोन्स का और अनमेन्ड व्हीकल्स का। और उसके बाद आपने देखा कि एक चेंज ये भी किया कि उन्होंने एयरक्राफ्ट से शुरुआत करी अपने पूरे नेशनल डे परेड की। लेकिन 2025 में अगर आप देखिए तो फिर से शुरुआत तो वैसे ही थी कि उन्होंने एयरक्राफ्ट के मदद से शुरुआत करी, लेकिन यहाँ पर जो उनका पूरा फोकस था वो था एरियल ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर,
उनका एंटी ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर, और उसके साथ उनका फोकस था अनमैन्ड लैंड एंड सी व्हीकल्स के ऊपर। आप देखिए कितना ज़्यादा इसको फोकस किया गया है। उसके साथ एरियल ड्रोन्स के ऊपर उनका फोकस था। अब इससे क्या हुआ, साइबर स्पेस यूनिट के ऊपर उनका फोकस था। इसके ऊपर उन्होंने दिखाने की कोशिश क्या करी, उन्होंने अपना चाइना का जो टेक्नोलॉजिकल मिलिट्री माइट है उसको यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश करी, उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी, और उन्होंने ये सेटअप करने की कोशिश करी कि भाई अब हम यूएस से इतना आगे निकल चुके हैं कि अब यूएस हमें नहीं पकड़ सकता, और जियोपॉलिटिकल जो एक एडवांटेज था यूएस के पास उसको भी हमने ख़त्म कर दिया है। डीडॉलराइजेशन स्टार्ट हो गया है, ये सब तो हो ही गया है, और टेक्नोलॉजी की वाइज भी हम यूएस से बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ये बात चाइना ने वहाँ पर स्थापित की, और शी जिनपिंग ने अपने पावर को एक बार फिर से चाइना में स्थापित कर लिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, और जो ये QR कोड है उसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अन अकेडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।